मुअज़्ज़ज़ सामईन, शबनम क़याम के नावल के पहले बाब की आप 8वीं रिकॉर्डिंग समाअत कर रहे हैं। अशोक आज खुशियां मना रहा है और महमूद ने जब रेशमा के बारे में उसके बाप का फैसला सुना तो उसने फैसले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, वावेला किया और शोर मचाया। लेकिन जब इस तरह भी उसके दिल को तस्कीन नहीं मिली तो उसने दीवानावार आगे बढ़कर पावर हाउस को बंद करके अंधेरा बर्पा कर दिया। उनके एहतजाजी हड़ताल ने रात को दिन में तब्दील कर दिया, यहाँ तक कि ट्रैफिक भी नाबूद कर दिया। रेशमा उस अंधेरे में खो गई और इस तरह किसी को भी पता न चल सका कि वो कहाँ है और किस हाल में है। महमूद के एहतजाज के साथ खलकत ने शामिल होकर ये तासुर दिया, न हम नादान और नासमझ है और न ही बेहिस है, बल्कि हम गैरतमंद है। अलबत्ता अगले रोज जब उसका बाप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अशोक को अपना दामाद और रेशमा को दुल्हन बनाकर अपने साथ लाया तो कल के अंधेरे को यकदम भूलकर सारी वादी उस खुशी में जश्न मनाने लगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनका दामाद इस्तकबाल शाहाना तरीके से किया जा रहा है। जगह जगह पर फूल निछावर किए जा रहे हैं। कल का अंधेरा यकीनन आज की रोशनी ने निगल दिया था। जगह जगह खुशी के गीत सुनने में आए। शेख अब्दुल्ला और उनका दामाद, उनके साथ साथ लोगों का एक अज़दहाम था और जब वो मंजिल पर पहुंच गया तो उसकी खातिर तवाज़ा करने में सब के सब जुट गए। मेहमान नवाजी में आज कोई कसर उठा नहीं रखी गई। हर तरफ शादियाने ही शादियाने थे। खलकत की तरफ से नादानी, नासमझी और बेहिसी के साथ बेगैरती और ज़मीर फरोशी का बदतरीन मुजाहिरा रेशमा बेहोशी के सबब देख न सकी। शामियाने में बैठा दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहा था। रेशमा को दुल्हन के रूप में देखने के लिए उसका दिल बेकरार था। उसका बाप जब रेशमा को दुल्हन बनाकर उसको अशोक के हवाले करने के लिए घर आया तो उसने यहाँ पार्क में लोगों का एक जमे गफीर देखा। वो जमे गफीर को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वो दीवानावार आगे बढ़ा। रेशमा पर नजर पड़ते ही वो धक से रह गया। परेशानी और गम के आलम में वो एक नजर से दुल्हन को और दूसरी नजर से उन लोगों को देख रहा था जो यहाँ जमा थे और रेशमा के गिरद खड़े शायद वो दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे। यकायक उसके कानों में उन लोगों की आवाज गूंजी जो हाथ दराज करके उसकी तरफ देखकर ये कह रहे थे, ऐ मुल्क कौम के रहबर बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। फजा में, ऐ मुल्क कौम के रहजन बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। ये आवाजें गूंज रही थी। रेशमा का बाप उन आवाजों की ताब न ला सका। वो फौरन यहाँ से चला गया और सीधा अशोक के पास आया जो बारात के साथ रवानगी के इंतजार में था। उन्होंने आंखें चार किए बिना अशोक से कहा, बारात को अभी कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों? अशोक हौस बाख्ता होकर बोला। कबल इसके कि शेख साहब कुछ कह देता, सब बाराती उनके गिरद जमा हो गए और बारात के रोके जाने की वजूहात खुसुर फुसुर में दरियाफ्त करने लगे। अशोक ने मुकर्रर पूछा, मुझे बताओ बात क्या है? शेख साहब ने हस्बे आदत झूठ से काम लेकर बताया। सीढ़ियां उतरते उतरते रेशमा का पांव फिसला, वो सीढ़ियों से गिर गई। उसको सख्त चोट आई है। उसे खून में लथपथ अस्पताल भेज लिया गया। ऐसा सुनकर अशोक के साथ सभी बाराती गोया सख्ते में आ गए। उन्होंने रेशमा का हाल जानने के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया। अलबत्ता शेख साहब ने उस वक्त उन्हें वहां जाने से मना किया और इस बात का यकीन दिलाया इन्हें कि रेशमा की हालत ठीक होते ही शादी की रस्म पूरी की जाएगी। रेशमा को स्टेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया था, जिसकी इसके अब्बा जान को पता नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड में जख्मों की मरहम पट्टी कराकर उसे स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। वो बेहोशी के आलम में थी। उस वक्त उसके पास उसकी अम्मा अकबर जहां और भाई फारूक बैठा था। दोनों रेशमा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। माँ बेटा अगरचे उस वक्त कुछ कहने पूछने से एक दूसरे से परहेज कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ साफ लग रहा था ये दोनों रेशमा की इस हालत पर नाराज है। वो उसे जिद्दी और हर दर्म मानकर इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि कहीं उसकी जिद उनके सुनहरी ख्वाबों की ताबीर बदल न दे। शादी ब्याह के मौके पर रेशमा की खुदकुशी की हरकत ने इन दोनों को एक तजब्जुब में मुब्तला कर दिया था और उस वक्त ये तजब्जुब माँ बेटे के चेहरे से आया था। इस शादी के एवज में शेख साहब को जो राज गद्दी मिल रही थी, इसके तुफैल से बेटा युवराज और माँ रानी बन रही थी, मगर रेशमा खुदकशी करके इनका राज ताज एक तरह से ताराज कर रही है। माँ बेटा उस वक्त रेशमा के जिंदा बच जाने की दुआएं मांग रहे थे ताकि वो शाहाना जिंदगी गुजार सके। रेशमा के रूठने की इन्हें ज्यादा फिक्र नहीं थी कि देर सवेर वो मान जाएगी, लेकिन
खदशा इस बात का हो रहा था, अगर खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो राज ताज का क्या होगा। राज ताज की फिक्र में दोनों माँ बेटा दिल ही दिल में खदशात का इजहार करके रेशमा के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए थे। उसी दौरान डॉक्टर जॉन नर्स के हमरा अंदर आया। उनके आने से यहाँ का सुकूत टूट गया। डॉक्टर ने रेशमा का नब्ज टटोला, उनके दिल की धड़कनों का जायजा लिया, आंखों के टेवटे खोल कर देखे। उसके बाद वो फाइल देखने लगा तो उसकी माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हाल है अब इसका। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 24 घंटे गुजर जाने के बाद कहा जा सकता है। अभी इसे बस आराम की जरूरत है। ये बच जाएगी ना, फारूक ने पूछा। उम्मीद तो है, वैसे एक जबरदस्त सदमा का शौक हुआ है। इस बात का शुक्र है कि दिमाग की नस फटने से बच गई है, वरना बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। फारूक ने फिर पूछा, डॉक्टर साहब इसके ठीक होने में कितना समय लग सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यह भी मुमकिन है कि इसका ज़हनी तवाजुन बरकरार न रह सके। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, अम्मा ने गंभीर लहजे से पूछा। खुदा ना करे ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में इसकी शादी कैसे होगी। डॉक्टर बोला, अभी इसकी शादी की बात रख दो, इसकी जान की फिक्र करो। इसकी जान के तो लाले पड़ चुके हैं, ये अपने होशो हवास खो चुकी है। इस सदमे से इसके उम्र भर अपाहिज होने का एहतिमाल है। डॉक्टर साहब अगर इस सूरत में अशोक ने इसके साथ ब्याह करने से इनकार किया तो हमारा क्या होगा। डॉक्टर साहब बरसों के बाद हमारे आंगन में सूरज नमूदार होने लगा था, उसने तो हम पर बिजली ही गिरा दी। हमारे अरमानों का तो उसने गला ही घोट दिया। पूरे 22 साल तक जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस घड़ी को उस जन्म जदी ने चौपट करके रख दिया। इसने तो हमें किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। माँ बेटे की जुबानी इस किस्म के डायलॉग सुनने के बाद डॉक्टर जान ने उन्हें तसल्ली दी और बताया, वक्त हर जख्म का मरहम होता है, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप लोगों को इंतजार जरूर लग रहेगा। फिलहाल आप रेशमा के लिए ठीक होने की दुआ करो, हम दवा करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के हमरा वापस चला गया। डॉक्टर के वापस जाते ही माँ ने रेशमा की तरफ गुस्सेली नजरों से देखा और कहा, जी चाहता है तेरा गला घोट लूं, मगर क्या करूं। अम्मी जी, गला घोटने से तो ये मर भी सकती है, जबकि हमें इसकी जिंदगी चाहिए। बेहतर है कि ये जिंदा लाश कर बनकर ही रहे ताकि अशोक के काम आ सके। बेटा यही सोचकर तो मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया, वरना मैं कब इसके ये नखरे बर्दाश्त करती। अम्मी जी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, अलबत्ता बात काट कर क्या देखा जाए तो इसमें इसका इतना कसूर नहीं जितने हम इसे कसूरवार मानते हैं। फिर किसका कसूर है। गैरतमंद और हयादार लड़की की कब शादी के मौके पर ऐसी हरकत करती है। मेरे ख्याल में इस कसूर के जिम्मेदार हम हैं। हमसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा बाप है। वो कैसे। इसके होश संभालने से अब तक बाप ने बेटी की रग रग में अशोक की नफरत भर दी। इतने बरसों की नफरत एकदम मोहब्बत में बदलने की कार्रवाई नाकाबिले फहम है। लगता है तुम इसकी तरफदारी करते हो। अरे बेटा, क्या ये इतना भी नहीं सोच रखती कि कल तक जो हमारे दर पर आने से कतराते थे वो बड़े बड़े हाकिम बन गए। इनकी ठाठ बाट, कोठियां, मोटर कारें, क्या इनकी तरफ देखकर हमारी लाल नहीं टपक सकती। हम आए दिन जो कुछ देख रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब बादल छटने का वक्त आया तो उसने अरमानों पर पानी फेर दिया। अम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, मगर 22 साल की नफरत की जगह मोहब्बत भरने में जो वक्त और हालात दरकार थे उनका फायदा नहीं उठाया गया। इसका हमें एतराफ करना पड़ेगा। तुम वक्त और हालात की बात कर रहे हो। हमारा एक एक पल जिस जलन में गुजर रहा था इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। हमको क्या, हम तो बुझते चिराग हैं। सब अपनी औलाद के लिए छोड़ना है हमें। याद रखो, अगर तुमने जीती जी रेशमा की तरफदारी का कीड़ा अपने अंदर पनपने दिया तो समझोगे काम से गए। दुआ करो रेशमा उम्र भर जिए, मगर अक्ल और शोर से नहीं। ये हमेशा कायम दायम रहे, मगर सोच समझ से आरी होकर, वरना ये जीते जी हमें इसी तरह परेशान करती रहेगी। अम्मी जी, अपनी दलील से मैं ये भी दुरुस्त है और हम भी। दरअसल बात ये है। माँ ने उसकी बात काट दी। देखो बेटा, मेरी एक बात गृह में बांध कर रखना। अगर राजताज करना है, तरक्की करनी है और दौलत कमानी है तो उसके लिए रेशमा को जितना दबा कर रखोगे उतना बेहतर रहेगा। इसकी नाजबरदारी की तरफ लगोगे तो उससे इज्जत और शोहरत जरूर मिलेगी, मगर राजताज नहीं मिलेगा। जबकि राजताज में इज्जत और शोहरत और दौलत और नसब सब मुजम्मिर है। एक बात और नोट कर लो, तुम्हारा राजताज सब अशोक के कदमों तले है। उनके कदमों तले रहोगे।
تو ऐश करोगे। हमने अशोक को नाराज करके जो खुमियाजा भुगता वो किसी से पोशीदा नहीं। अशोक की खुशनुदी हासिल करनी हो तो उसके लिए महमूद को बुरा भला कहना पड़ेगा, धमकियां और गालियां भी देनी पड़ेगी। तो हरगिज गुरेज नहीं करना। अशोक के लिए इस किस्म की चापलूसी बड़ी कारगर साबित होगी, तुम देख लेना। अम्मी जी, आपकी ये नसीहत याद रखने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बेटा, तुम्हारे बाप ने देख लिया, जब तक इसने महमूद को एक फरीक जाना, अशोक ने इसे गाज भी नहीं डाली, और जब फरीक की हैसियत से खारिज किया और महमूद को भी बताया गया तुम हमारी हालात में दखल देने वाले कौन हो, तो हमारी तो पहले के मुकाबले में छोटी सी सही नौकरी बहाल कर दी गई। लिहाजा याद रखो, जितना ज्यादा महमूद को लुताड़ोगे, धमकाओगे, इतना ही फायदे में रहोगे। अम्मी जान, फारूक ने यादाश्त पर जोर देकर कहा, अशोक और महमूद के बारे में वालिद साहब के साथ मेरा कई बार तबादला ख्याल हुआ। मैंने अशोक की फितरत और खसलत को देखकर कितनी बार उनसे कहा कि बुला मार दो इस एहसान फरामोश को, इस दगाबाज और धोखेबाज को। क्या हुआ अगर हमारे पास इख्तिदार नहीं, लेकिन अवाम की नजरों में आप बेताज बादशाह हैं। हमें अब किस चीज की कमी है? बारी ताला ने हमें बेशुमार दौलत और इज्जत दी है, इसमें महमूद की बेशुमार दौलत भी शामिल है। तुम्हारे बाप ने इसका क्या जवाब दिया? माँ ने पूछा। इनका अक्सर यही कहना होता, मेरी फितरत और खसलत मछली के साथ मिलती जुलती है। जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह इख्तिदार के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरे होते हुए कोई मेरा हक मारे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि मैं बखूबी जानता हूँ अशोक ने बार बार मेरा विश्वासघात किया, मुझे कभी कभार बेवकूफ भी किया, मगर मेरा इख्तिदार सिर्फ अशोक के मरहून मिन्नत है, न कि महमूद की। बेटा, ये सही है कि इख्तिदार सिर्फ अशोक की मुट्ठी में है, चूंकि वो हमारी रेशमा पर फरेफ्ता है। लिहाजा रेशमा की बदौलत ही वो हमारे लिए ये मुट्ठी खोलेगा। बगैर रेशमा के अशोक के पास हमारी कीमत कोड़ी की भी नहीं। यानी रेशमा की बदौलत हम कीमती हीरे हैं, वो हीरे जो तख्त ताज की जीनत है। फिर तो हमें रेशमा की हिफाजत करना पड़ेगी। हिफाजत इसकी जरूर करनी है, मगर याद रखना, इसको दबाकर और कोशिश ये करना कि इस के दिल में अशोक की जगह महमूद की मोहब्बत भर न जाए। इसके ख्यालात बागियाना है, अगर इसको डील दोगे तो ये साजबाज भी करेगी और महमूद के पास भाग भी जाएगी। अम्मी जी, जब आप और मेरे बाप की कोशिश ऐसा न कर सकी और महमूद से इसकी मोहब्बत दूर न कर सकी, तो ये मेरा क्या मानेगी? बेटा, अभी तुम ये काम हमारे जिम्मे छोड़ दो। जब तक हम हयात हैं, ये काम हम खुद कर लेंगे। अलबत्ता हमारे बाद चूंकि तुमको खानदानी राज की बागडोर संभालनी है, उस वक्त तुम इनको इन बातों की जरूरत पड़ेगी, और जब तुम्हारी भी उम्र ढल जाएगी तो तुम ये जिम्मेदारी अपनी औलाद तक मुंतकिल कर देना। इसी में तुम्हारी भलाई है और हमारी भलाई है। आपकी यह नसीहत वसीयत जानकर कबूल कर लेता हूँ। इस बारे में आप दोनों माँ बाप को मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। स्टेट हॉस्पिटल में कयाम के दौरान रेशमा ने एक बार भी अब्बा जान की शक्ल देखना गवारा नहीं की। रेशमा की इस हरकत पर कितनी बार इसके बाप के गुस्से का पारा चढ़ गया, मगर हर बार इसे मना किया गया कि वो इस हालत में इसके मुंह न लगे। अलबत्ता अस्पताल से रुखसत होकर जब रेशमा को वापस घर लाया गया तो उसके बाप ने इतने दिनों का गुस्सा उगलना शुरू किया। रेशमा, ये तुमने क्या किया? क्यों किया? तुम इतनी बेहया बन गई हो, तुम्हें अपने वालिदैन और बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं रहा। तुमने जरा भर भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत से हमारी कितनी रुसवाई होगी। तुमने ऐन मौके पर जब हम जिंदगी भर की खुशियां और शादमानियों को समेट रहे थे, हमारे किए दरे पर पानी फेर दिया। मैं तो कह सकता हूँ तुमने हमारे चेहरे पर कालक मल दी है। तुमने हमें किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने दुख उठाए। अगर तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास होता तो तुम मेरे फैसले के ताबिया रहती। मेरा ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही तो था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, मगर तुमने मेरे साथ जो ये दुश्मनी की, इसके बहुत सख्त और बुरे नताइज निकलेंगे। तुम क्या जानो अशोक के हम पर कितने एहसानात हैं। हम हमेशा साहिब सरवत, काबिल कदर और हुक्मरान नहीं थे। इतने गरीब और मुफलिस थे कि 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। ये अशोक ही था जो मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी नाजबरदारी कर रहा था, मेरा हौसला बढ़ा रहा था, खुले बंदों और पोशीदा तौर रुपयों की थैलियां पेश कर रहा था और एंजॉय के लिए औरतें भी पेश करता। ये अशोक ही है जिसने मुल्क भर की सैर कराई और जगह जगह मुझे बतौर कांग्रेस के हिमायती के तौर पर पेश किया, जिसका मुझे जो फायदा मिला वो मैं ही जानता हूँ। 30 रुपए की मुलाजमत का एक टीचर को लीडर बनाने और फिर हाकिम आला बनाने में सिर्फ अशोक का हाथ है। अगर इसके एवज
मैं वो मुझसे मेरी रेशमा मांग रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है, कौन सी खता कर रहा है? मान लो एक हसीना पर इसका दिल लगा है तो ये कौन सी खता है, कौन सा कसूर है? इसके पास तुम्हारी जैसी कई हसीनाएं हैं। अब अगर तुम पर भी इसका दिल आ गया तो कौन सी कयामत आ गई? मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ऐसा कर रहा हूं, चाहे तुम इसे सोलह समझो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम ये जिद छोड़ दो। महमूद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। महमूद किसी भी सूरत में तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने सोच समझ कर यह फैसला कर लिया और तुमको मेरा यह फैसला कबूल कर लेना पड़ेगा। इसी में हम सब की भलाई है। अब्बा जान के खामोश होते ही रेशमा बोली, शेख साहब, आपने सब कुछ कह दिया या अभी कुछ कहना बाकी है? जिंदगी में पहली बार अब्बा जान की जगह इनका नाम बेटी की जुबानी सुनकर उन्हें धचका लगा। वो दम बखुद होकर रेशमा की तरफ देखने लगा। रेशमा बोली, घबराइए मत, मैं अब्बा जान के रुतबे से उतार कर आपका नाम लेकर इसलिए मुखातिब हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपका वो मर्तबा कायम नहीं रह सका। बहरहाल मैं पूछ रही थी, आपने सब कह दिया या अभी और कुछ कहना बाकी है? तुम्हारे लिए इतना काफी है अगर तुम समझदारी से काम लोगी। अगर मैं समझदार होती तो मेरे बारे में कोई फैसला लेने से पहले आप मेरे साथ मशवरा कर लेती। क्योंकि मैं आपकी नजरों में नादान हूँ, नासमझ हूँ, लिहाजा आपका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि आप मेरे बारे में सिर्फ अपने मफादात देखकर मनमानी कर रहे हैं। आज आपने मुझे बेहया भी कहा, इसलिए कि मैंने अशोक के साथ शादी करने से साफ इनकार किया। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बचपन से लेकर जवानी तक आपने अशोक को मेरे सामने एक शैतान के रूप में जो पेश किया, आज वो अचानक फिरिश्ता कैसे बन गया? आपका कहना है अशोक ने हमारी माली मदद उस वक्त की जब हम गरीब, मुफलिस और नादार थे। इसकी मुझे पूरी इल्मियत नहीं, अलबत्ता ये बखूबी जानती हूँ 12 नवंबर 1953 ईस्वी से लेकर 25 जून 1970 तक महमूद ने जितनी दौलत और सोना हमें बेच दिया, इसका अगर हमारे पास नहीं लेकिन इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 5 करोड़ रुपए नकद और 2.5 किलो सोना, और तो और हमने महमूद से बखुशी और इनके काबीना के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भी लाए थे जो इस्तेमाल ना हो सके। लिहाजा माली मदद का पैमाना अशोक के पास हरगिज ज्यादा नहीं। अशोक के साथ शादी से इनकार करके मैं हरगिज बेहया नहीं बन रही हूँ, बल्कि ऐसा करके मैं आपको गुनहगार होने से बचा रही हूँ। मैं इस शादी से इसलिए इनकार कर रही हूँ ताकि कोई आपको गद्दार न कहे, दगाबाज और धोखेबाज न कहे। शेख साहब, 1930 से लेकर 1970 तक कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख जो ज़ब्त तहरीर में आ चुकी है, उसमें गद्दारी, बेईमानी, दगाबाजी और धोखेबाजी के अल्फाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम के साथ दर्ज हो चुके हैं। जाहो हशमत और इक्तिदार के लिए रेशमा का सौदा भी इसमें दर्ज हो रहा है। लिहाजा मैं आपको खबरदार कर रही हूँ, मैं आपको गुनहगार और खताकार होने से बचा रही हूँ। अगर अशोक के साथ शादी से इनकार और खुदकुशी करने की कोशिश करके मैं आपके नजरों में घिर चुकी हूँ, मगर आप भी जान लीजिए मेरी भी नजरों में अब आपका कोई लिहाज बाकी नहीं रह सका। आपके ख्याल में सारी खता मेरी है, इसलिए कि मैंने आपको दूसरों की नजरों में गिरा दिया है, जबकि मेरी नजरों में आपका वकार मजरूह हो चुका है। आपकी बेईमानी, दगाबाजी और फरेब तारीख बन गई है। आप बड़े हैं और कद के लंबे भी, मगर मेरी नजरों में आप बहुत ही छोटे कद के रह गए हैं। मेरे सामने आप मशकूक बन गए हैं। कल को मुझे भी और आपको भी वाहिदुल कहार के सामने हाजिर होना है। वहां आपका गिरेबां होगा और मेरा हाथ। मैं उस वाहिदुल कहार के सामने आपसे पूछ लूंगी, बताओ क्या आपने मुझसे नहीं कहा था? रेशमा, तुम्हारी शादी का मसला तो हमसायों में बाइसी नज़ा बना हो, और तुम जानती हो इस तनाव की बुनियाद क्या है। महमूद कहता है रेशमा पर इसका हक हासिल है, और अशोक का कहना है रेशमा इसकी हो चुकी है। लेकिन मैंने इन दोनों से कह दिया है कि तुम दोनों को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि रेशमा की शादी न अशोक के साथ हुई है और न महमूद रेशमा पर हक का दावा कर सकता है। मैंने उनसे यह भी कह दिया कि रेशमा कोई जायदाद नहीं जो तकसीम हो सके। मैं जानता हूं जिस वक्त मैंने किसी एक के साथ शादी न करने का फैसला किया, शादी न करने का फैसला तुमसे लिया, उस वक्त मेरे सामने दो रास्ते थे। एक ऐशो इशरत के गहवार तक पहुंचा था और दूसरा गम तकलीफ का रास्ता अंगारों की तरफ जाना था। शदीद ज़हनी कश्मकश के बाद मैंने अपना फैसला पुख्ता कर लिया कि मैं तकलीफ से नहीं डरूंगा, मैं ईमान और सच्चाई का रास्ता अपनाऊंगा। मुझे मेरे रास्ते से हटाने के लिए जो इख्तिदार मुझे सौंपा जा रहा है, मैं उसे ठोकर मारूंगा। मैं ईमान और उसूल पर साबित कदम रहूंगा। एक न एक दिन हमारी नाव किनारे जरूर लगेगी। रेशमा, क्या इतनी सी बात पर तुम मुझे बारी ताला के सामने मेरी शिकायत करोगी? शेख साहब, ये इतनी सी नहीं
बल्कि बहुत बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी बात 2.5 लाख अवाम के सामने दरगाह हजरत बल का अहदो पैमान है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, जब आप अलीगढ़ और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आ गए तो यहाँ आपको MP स्कूल में उस्ताद के तौर पर तैनात किया गया। आपके लिए माहाना तनख्वाह 30 रुपए मुकर्रर की गई। एक मुद्दत के बाद बहैसियत उस्ताद आपको डिस्पलिन शिकने की पादाश में मुलाजमत से निकाला गया। आप बेकार हो गए। एक तालीम याफ्ता शख्स जानकर आपको रीडिंग रूम में लाया गया। ये रीडिंग रूम बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई। आप अपनी खुदादाद सलाहियतों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद बन गए। अलबत्ता आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा। आपके दिन गुर्बत में गुजर गए। आपने 25 अगस्त 1981 के अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू के दौरान बताया, हमारी तहरीक में शामिल मुख्तलिफ लोगों के मकासद मुख्तलिफ थे। सिर्फ मैं ही फर्द वाहिद था जिसने लोगों की फलाह के लिए अपने आप को वक्फ किया, लेकिन मेरे रुफका मामूली मुसाफात तय करके डगमगाए। आपने बताया, हमारे ऐसे भी दिन गुजरे जब मुझे और मेरे साथियों को खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। एक आना में ज़चोर रोटी खरीद कर उसे पानी में भिगोकर या कश्मीरी चाय के साथ खाकर गुजारा करते थे। रेशमा, ये सब सही है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? माजी की याद क्यों दिला रही हो? मैं बताऊंगी। 1931 से लेकर 1947 तक आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। अलबत्ता आपके बैंक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए जमा थे। वो कहां से आए? किसने आपको दिए? रेशमा ने पर्स से एक पर्ची निकालकर उन्हें पेश की। ये देखिए, अकाउंट नंबर C342 SM अब्दुल्ला, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ रुपीज 4,51,730 अगेंस्ट वोचर 3391 डेटेड 30/10/1947 कॉक्स एंड किंग्स बैंक दिल्ली ब्रांच। शेख साहब, आपने कबाइली की आमद सूरत हाल की तब्दीली देखकर अपनी फैमिली के साथ अपनी सारी दौलत दिल्ली रवाना की, क्योंकि आपको खदशा था न जाने हालात कौन सा रुख इख्तियार करेंगे। देखो रेशमा, तुम्हारे जहन में जो ये माजी की बातें और ये अहदो पैमान बैठ गया है, ये सब सियासी बातें और सियासी अहदो पैमान है। सियासत एक गंदी चीज है, लिहाजा इन सियासी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अगर सियासत गंदी चीज है तो एक ज़ीहिस इंसान को इस गंदगी से दूर रहना चाहिए, न कि उसे अपनाना चाहिए। सियासत के लिए ऐसा बनना पड़ता है, और सियासत में पड़े बिना न कोई हाकिम बन सकता है और न ही हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। इसका मतलब है दुनिया का हर सियासतदान और हुक्मरान अपनी अपनी रियाया के साथ वही बर्ताव करता है जो आपने मुझसे किया और कर रहे हैं, मगर दुनिया की कोई रियाया अपने लीडर को कद्दू और बैंगन बनाने की इजाजत नहीं देता, जबकि तुमने खुल्लम खुल्ला इसका इजहार किया है। जब तुम आदमियत से गुजरकर सब्जी तक और इंसान से गुजरकर हैवानियत तक आ गई तो मुझे तुमको ऐसी हैसियत से इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब हुआ आप मेरी नाफहमी, खुलूस और एतमाद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। रेशमा, तुम्हारी नजरों में ये नाजायज फायदा हो सकता है, जबकि मैं इसे जायज फायदा समझता हूँ। वैसे जहां मामला फायदा का, वहां जायज और नाजायज नहीं देखना चाहिए, बस आमन्ना सदकना करना चाहिए। इसी मैदान आई है। पिछले 22 साल तक मैं जायज और नाजायज का पैमाना नापते नापते इतना पीछे रह गया कि अब मुझे कलील मुद्दत में बहुत मालो दौलत कमाकर आगे निकल जाना है और सबको पीछे छोड़ना है। ख्यालात आपके बड़े नेक हैं, बस इसमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अशोक तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। वो आएगा तो माजी को भूल कर हाल का ख्याल रखना और मुस्तकबिल के लिए इसके साथ निभा कर लेना। रेशमा ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता एक लंबी आह भरी। अभी वो दरवाजे से बाहर ही हो रहे थे कि रेशमा ने आवाज दी, शेख साहब। शेख साहब ने मुड़कर गुस्सैली नजरों से देखा और पूछा, क्या है? इधर आइए मेरे पास। शेख साहब इस तरह भी कैफियत में करीब आकर खड़े हो गए तो रेशमा बोली, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे सौतेले भाई कासिम की छोटी कुर्सी में क्या आप समा सकेंगे? ये आर्जी प्रोसेस है, कुछ मुद्दत के बाद मुझे वो अपनी वाली कुर्सी मिलेगी। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। किसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं? अशोक ने आपसे कहा ना, गड़ी की सुइयां पीछे की तरफ नहीं जाती। कहने की तो इसने बहुत कुछ कहा, अलबत्ता मेरे आहिस्ता आहिस्ता तमाम हुकूक बहाल होंगे। अगर मैं ये कहूं कुछ भी बहाल नहीं होगा तो तुम कैसे कह सकती हो, जबकि मेरे साथ इस बारे में तफसीली बातचीत हुई है। आपके साथ दफा 370 खत्म कराने की भी बातचीत हुई है और आपने अशोक के सामने गिड़गिड़ा कर कह दिया, दफा 370 मेरे सिवा कोई और खत्म करके नहीं दे सकता। कासिम की तो ये बात ही नहीं।
یہ तुमसे किसने कहा? ये एक हकीकत है। जब इंदिरा जी के सामने मुतालबात से सरेंडर और रायशुमारी के मुतालबे से दस्तबरदारी देकर इंतकाल इक्तिदार की बातें तय हो रही थी, तो आपसे कह दिया गया एक रुकावट आई है। हालांकि रुकावट आई नहीं, लाई गई थी। आपसे कहा गया कासिम साहब वजारत आला का मनसब छोड़ने से मुकर गए हैं। वो चाहते हैं पहले दफा 370 खत्म हो, फिर इक्तिदार शेख साहब को तफवीज किया जाए। इसमें 3 महीने, 6 महीने और साल भी लग सकता है। आपके लिए ये बात ऐसी हुई कि जैसे शादी के मंडप पर दुल्हा को कहा जाए दुल्हन आपके साथ जाने के लिए अभी तैयार नहीं। इस सूरत हाल को देखकर आपको कहना पड़ा दफा 370 मेरे सिवा कोई और खत्म करके नहीं दे सकता। चुनांचे आपसे इसका वादा लिया गया और फिर वजीर आला का ओहदा संभालने का इज़्न दिया गया। यही है ना बात। शेख साहब कुछ कहना चाहता था लेकिन कह न सका। वो इस इंकिशाफ पर अभी पेचुताब ही खा रहा था। रेशमा बोली, मुझे आपका काफी एहतराम था और लिहाज भी, वरना हकीकत ये है मैं आपके बारे में इब्तिदा से ही बहुत कुछ जानती थी। क्या जानती थी मेरे बारे में? अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बहसीती हुक्मरान, आपने 1951 के पहले असेंबली इलेक्शन में जिस धांधली का आगाज किया, ये एक कुंवारी लड़की, मेरा मतलब है कुंवारी असेंबली के साथ बेहुरमती के मुतरादिफ था। आपने असेंबली के तकद्दुस पर जो बदनुमा दाग लगाया, उसकी वजह से आप मेरे सामने एक तरह से दंगे हो गए। और तब से जब भी असेंबली इंतखाबात का इंतकाद होता है, मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है। 1952 ईस्वी में दिल्ली एग्रीमेंट के फौरन बाद जब अशोक ने तुम्हें धोखा दिया, यानी छड़ी में लिपटी सांप से डसा लिया, तो आपने वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। लेकिन जब आपसे कह दिया गया जाओ दे दो इस्तीफा, तो आपकी चुप लग गई। ये अशोक की तरफ से ऐसा पहला धोखा था जिसका आपको वहम गुमान भी न था। रेशमा, ये बात सही है। उस रोज मुझे ऐसा धचका लगा जिससे मैं कई रोज तक समझ न सका। मुझे तो रोना भी आया। मौलाना आजाद ने मुझे तसल्ली दी। मैं आपको बताऊं, आपके इस्तीफा की धमकी को काबिल एतबार न समझकर क्यों कर कह दिया गया था कि जाओ दे दो इस्तीफा, हम ही देख लेते हैं। क्योंकि 1948 में कबायली हमले के दौरान बज़ाहिर आपको वजीर आजम बनाया गया, मगर मैं बखूबी जानती हूँ आपको ये अहदा इसलिए दिया गया क्योंकि आपने एक नामवर साफी जमनादास अख्तर की मौजूदगी में सरदार पटेल के सामने भिखारी बनकर खुद को पेश किया। अगर उस रोज आप एक लीडर बनकर उनके सामने पेश हुए होते तो उसकी मजाल थी कि वो आपसे कह देता जाओ दे दो इस्तीफा, हम भी देख लेते हैं। शेख साहब, मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है पटेल आपको रियासत का वजीर आजम हरगिज कबूल नहीं कर लेता अगर आप उसे यकीन नहीं दिलाते कि मेरे होते हुए रियासत में कभी रायशुमारी नहीं होगी। कश्मीरी आवाम को मेरे होते हुए कभी हक खुद इरादियत नहीं मिलेगी। रायशुमारी और हक खुद इरादियत मैं सिर्फ रुकावट में बन सकता हूँ और कोई नहीं। आपकी तरफ से उन्हें यकीन दहानी और वादे के बाद ही पटेल नरम पड़ गए और उन्होंने आजमाइश शर्त है कहकर आपको वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने का इज़्न दे दिया, वरना वो आपको इस ओहद पर फायज करने के खिलाफ थे। शेख साहब, आप जानते थे कि अशोक ने इल्हाक के बारे में आवाम से राय लेने यानी राय शुमारी कराने का वादा बैनुल अक़वामी सतह पर कर लिया था, लिहाजा वो इसमें बुरा फंस गया था। इस बारे में उन्हें हिंदुस्तान के खैर ख्वाह मगर कश्मीरी आवाम के बदख्वाह की जरूरत थी जो उन्हें इस भंवर से निकालते थे। इस काम के लिए आपने उनके सामने खुद को पेश किया तो वो जान गए जिस शख्स का ईमान और उसूल से ज्यादा अजीज इक्तिदार हो वो हमारे लिए काम की चीज है, और काम की चीज जानकर ही आपको इक्तिदार सौंप दिया गया। चूंकि अशोक पहले ही जान चुका था आप कितने पानी में है, लिहाजा दिल्ली एग्रीमेंट के दौरान इस्तीफा की धमकी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। इतना कहकर रेशमा खामोश हुई और वक्फा भर के बाद खुद ही बोली, शेख साहब, मैं दिल्ली एग्रीमेंट के दौरान हुए उस पहले धोखे के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, मगर इक्तिदार आड़े आया। रेशमा, जानना चाहती हो तो सुनो। जब डोगरा शाही के खिलाफ हम बरसरे पैकार थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे तले तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ा रहे थे, तो इब्तिदा में खुफिया तौर पर और फिर खुल्लम खुला अशोक ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया। झूठ क्यों बोलूं, उसने मुझे नकदी देकर माला माल किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई तो मैं मुकम्मल तौर पर अशोक के रंग में रंग गया और इन्हीं की हिदायत पर सारा काम किया। हत्ता कि जब इन्होंने मुझे बताया नेशनली बन जाने के बाद अब तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जचती नहीं, तो इससे भी छुटकारा पा लिया। अशोक चाहता था रियासत हिंदुस्तान में जम हो जाए, अलबत्ता एकदम जम करना मुनासिब नहीं था क्योंकि बैनुल अक़वामी पाबंदियां हायल थी, लिहाजा मैंने ये काम रफ्ता रफ्ता करने का सुझाव दिया।
शेख साहब, यहाँ पर आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हकीकत ये है कि रियासत को हिंदुस्तान में रफ्ता रफ्ता जम करना अशोक चाहता था, जबकि आप ये काम एकदम करना चाहते थे। बहरहाल बताइए आगे क्या हुआ। रेशमा, पहले पड़ाव के तौर पर फैसला किया गया कि रियासत को हिंद के आईन में दर्ज कर लिया जाए। उसके लिए दफा 370 को मुंतखब कर लिया गया। चुनांचे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जो हमको मंजूरी के लिए भेज दिया गया। मैंने बेग साहब से इस पर मशवरा किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नुक्ते दर्ज थे जो हमारे लिए हरगिज काबिल कबूल न थे। हमने एतराज नुक्तों की इसमें से हज़फ करने का सुझाव दिया। वहां से दूसरा ड्राफ्ट बनकर आया। उसमें भी कुछ नुक्ते हमारे लिए काबिल कबूल न थे। आखिर पर मौलाना आजाद, गोपाला स्वामी अहंगर, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के साथ खतों किताबत और सुलह मशवरा के बाद एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और फैसला हुआ कि कल उसे असेंबली में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। हस्बे प्रोग्राम बेग और मैं असेंबली में दाखिल हुए तो सबसे पहले स्पीकर ने हमसे तहरीरी तौर पर लिख कर लिया कि जो ड्राफ्ट असेंबली में पेश किया गया है इस पर हमारा कोई एतराज नहीं। उसके बाद हाथ खड़ा करके जुबानी वोटों से उसे पास कर दिया गया। ये पास शुदा कॉपी जब ऐवान में बांटी गई और हमको भी पेश कर दी गई तो हमारे पांव तले गोया जमीन ही निकल गई। हमें लगा जलजला हो रहा है जिसमें सारा कुछ तितर बितर हो रहा है। बेग और मैं एक दूसरे की तरफ हक्का बक्का होकर देखने लगे। बहरहाल कुछ देर तक समझने के बाद जब हम बाहर आए तो सीधे मौलाना आजाद के पास गए और उनसे शिकायत की। किस बात की शिकायत की? रेशमा ने पूछा। ये पहला वाला ड्राफ्ट था जिसको पास कराकर बांटा गया था, जबकि हतमी ड्राफ्ट जिस पर फरीकैन ने इत्तेफाक कर लिया था उसको फाइल में से निकाल कर गायब कर दिया गया था। इस तरह हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, चूंकि हमसे लिख कर लिया गया था कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं, लिहाजा हम इस धोखे के खिलाफ एहतजाज न कर सके। अलबत्ता हमने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? रेशमा ने पूछा। इस क्यों का जवाब न तब मेरे पास था और न अब है। अलबत्ता अशोक के उस धोखा को मैंने गृह में बांध लिया और फैसला कर लिया कि उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो उम्र भर याद रखेगा। अगर आपकी ये बात सही मान ली जाए तो पूछा जा सकता है, जब आपको पता चला आपके साथ जबरदस्त धोखा किया गया, यानी ड्राफ्ट ही तब्दील किया गया है, जिसकी पादाश में आपने वजारत उज़्मा से मुस्ताफी होने का फैसला नहीं बल्कि ड्रामा किया, तो आपकी नाराजगी का पैमाना नापने के लिए जब नायब सदर डॉक्टर राधाकृष्ण आपसे यहाँ आकर आपकी कोठी पर मिले तो आपने उनके सामने खुद को कश्मीरी आवाम के लीडर की बजाय हिंदुस्तानी कौमी परस्त लीडर के नाते क्यों पेश किया? आपने इन्हें क्यों बता दिया रायशुमारी का मतलब है कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना, जो नहीं होना चाहिए, और आजाद खुद मुख्तार हम रह नहीं सकते, हमारे सारे मुफादात हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है। हाँ, ऐसा तो मैंने नायब सदर के सामने कह दिया और इसका इशारा इन्होंने इस रिपोर्ट में किया है। 14 जुलाई 1953 को इन्होंने सदर ममलिकत राजेंद्र प्रसाद को भेजा था, लेकिन मैंने खुफिया तौर पर रियासत को आजाद खुद मुख्तार रखने का प्लान मुरतब करवाकर उस पर काम शुरू किया। शेख साहब, जहां तक मेरी इल्मियत का ताल्लुक है, रियासत को आजाद और खुद मुख्तार रहने की कार्रवाई में भी आपने जबरदस्त रुकावट डाल दी। अगर ये कहा जाए उस प्लान को आपने ही फेल कर दिया तो गलत नहीं होगा। आपसे बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ मुद्दत के लिए इक़्तिदार से इलाहिदा होने की इस्तदा की गई थी, मगर आपने ये कहकर मुझे क्या भरोसा है बाद में मुझे को वजीर आज़म बना दिया जाएगा, सारे किए पर पानी फेर दिया। चुनांचे अशोक को जब पता चला खुफिया तौर पर यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है तो सदर रियासत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपको शट आउट कर दिया। बहरहाल आपकी सजा जजा बन गई, मगर मुझे मेरी नासमझी और गलतफहमी ने जो सजा दी उसका खुमियाजा आज तक भुगत रही हूँ। रेशमा, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। हमारी आपस की इस गुफ्तगू से यही जाहिर हुआ अशोक धोखेबाज शातिर है, मकार है, मगर मैं क्या करूं? मेरे तमाम मफादात उसी के साथ वाबस्ता है। अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो मेरे इन मफादात की रखवाली करो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा। अगला सीन। हादिसा के एक मुद्दत बाद हालात नॉर्मल हो गए तो अशोक बगैर किसी इतला के रेशमा के पास आया और आते ही वो उसे धमकाने लगा। रेशमा ने न सिर्फ उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया बल्कि वो अशोक को भी नजरअंदाज करके उसे गाफिल बनाकर रह गई, गोया यहाँ इसके सिवा और कोई भी न था। रेशमा की इस बेरुखी ने अशोक को मुश्तइल कर दिया और वो इश्तिआल अंगेज लहजे से बोला, रेशमा, तुम खुद को क्या समझ रही हो? अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड है तो मुझे उतारना आता है। जरा उतार लो, मैं भी देख लूं। देखो, मुझे इश्तिआल मत दो।
مجھے تمہاری اس جوانی اور حسن پر رحم آتا ہے۔ ریشما نے بات کاٹ دی۔ کیا رحم نام کی کوئی شے آپ کے پاس ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کے پاس جبر ہوتا ہے وہ رحم سے خالی ہوتا ہے۔ میں نے تم سے کون سا جبر کیا ہے؟ اگر صرف جبر ہی کر لیتی تو کوئی بات تھی، آپ تو گنڈا گردی پر بھی اتر آئے ہیں۔ یہ الزامات سراسر غلط ہیں۔ جبری شادی اگر گنڈا گردی نہیں تو کیا ہے؟ اس شادی میں تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تمہارے دوسرے تمام رشتہ داروں کی مرضی شامل ہے، مگر آپ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس شادی کے خلاف ہے، اور جو احباب ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ میری مرضی کے مالک نہیں ہے۔ چونکہ یہ میرا فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی کہو، تم میری ہو چکی ہو۔ یہ تم نہیں، تمہارا غرور کہہ رہا ہے، تمہاری طاقت کہہ رہی ہے۔ اگر میں بھی تم جیسی طاقتور ہوتی تو میں بھی غرور سے کام لے کر تم سے کہہ سکتی چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے یہاں سے۔ پھر کبھی یہاں کا رخ کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ چونکہ ایسا نہیں ہے، طاقت کا توازن تمہارے حق میں ہے، لہٰذا تم یہاں میرے یہاں آ کر مجھے دم کر رہے ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے، طاقتور خطا کار نہیں ہوتا، ساری خطا کمزور کی ہوتی ہے۔ ریشما، یہ فلسفیانہ باتیں نا تم اپنے پاس رکھ دو۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے تم کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ لٹا دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب تم نے اس لیے کیا کیونکہ مجھ پر تمہاری للچائی ہوئی نظر لگی ہوئی تھی۔ کیونکہ میرے بارے میں تمہاری نیت صاف نہیں تھی، لہٰذا تم میرے دل بہلائی کے لیے ایسے حربے آزما رہے تھے جو حربے بالکل ناقص تھے۔ مجھ کو حاصل کرنے کے لیے جن احباب کی خدمات تم نے حاصل کر لی، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے تم کو دھوکے میں رکھا۔ میں نے تم کو بار بار خبردار کیا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہ محبت ہے اور نہ میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، مگر تم ضد پر اڑے رہے۔ تم مان نہ مہمان، میں تیرا مہمان کی مثال قائم کر گئی۔ ریشما، میں نے جب ماضی میں تمہارے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اس وقت تم نے میرا ہاتھ کیوں تھام لیا؟ اشوک نے پوچھا تو ریشما نے جواب دیا، وہ میری شرافت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ شرافت سے پیش آنا ہماری فطرت اور ہماری خصلت میں شامل ہے۔ دوستی کا ہاتھ تھام لینا، اقرار سمجھ لینا اور بدنیتی سے شادی کی دعوت سمجھنا کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ خاموش ہوئی اور خود ہی بولی، اپنی چاہت کی تکمیل میں تم اس قدر گر گئی ہو کہ تم نے کہنا شروع کیا، چاہے تم مانو یا نہ مانو تم میری ہو چکی ہو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں نے ایسا کہہ دیا ہے اور کہتا رہوں گا۔ آئے نا تم اپنی اوقات پر۔ ریشما، میں تمہارے ظاہر سے غلطی میں مبتلا ہو کر تمہارے باطن کو سمجھ نہ سکا۔ میری محبت کا جو تم مذاق اڑا رہی ہو، اس کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اشوک، ایک لڑکی کو کمزور جان کر تم میری اس حیثیت کا مذاق اڑا کر جس غرور اور تکبر کا اظہار کر رہے ہو، اس کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ اس لیے کہ تم مجھے میرے گھر آ کر دم کر رہے ہو۔ مجھے تمہارے احسان کا لحاظ ہے، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر تمہیں اس احسان کا ذرہ بھر بھی احساس ہوتا تو تم میرے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کرتی۔ محمود نے تم کو حاصل کرنے کے لیے جو لاؤ لشکر یہاں بھیج دیا تھا، اگر میرے نوجوان باہر نہیں نکلتے، ان کو باہر نہیں نکالتے تو آج تم اس کی داسی ہوتی۔ داسی کیوں؟ شریک حیات کیوں نہیں؟ تمہارا اس کا شریک حیات بننا ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ خیر، یہ خیال اپنا اپنا اور نظر اپنی اپنی ہے۔ ویسے اس وقت جب تم میری مدد کرنے کو آئے ہو تو میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا اور تمہیں اپنے قریب یعنی آنکھوں پر بٹھا دیا۔ اگر تم نے اس وقت اپنی جگہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ریشما میری ہو چکی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اشوک، میری مرضی جاننے نہ جاننے کے باوجود اگر تم نے الحاق ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس روز زبردست کا جواب تم سے لینا تھا اور لے رہے ہو تم، شاید یہ جان کر کہ میں ایک کمزور ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم نے یہ سوچ کر اپنے جوان میری مدد کو بھجوائے تھے کہ تم میری آزادی اور جذبہ حریت کو پامال کر سکو؟ مگر تم یہ بات نوٹ کر لو، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ جب تمہارے باپ نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا میں نے کشمیر کی تقدیر ہندوستان کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، تو اس وقت تم نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ تمہاری خاموشی نے اس پر گہرے تصدیق ثبت کر لی۔ اس ایک بات پر تم میرے باپ کی مثال دے رہے ہو۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا، پنڈت جی تم اپنے وعدوں اور معاہدوں سے مکرنا چاہتے ہو جو تم نے کشمیر کے بارے میں مجھ سے کیے تھے۔ اگر تم واقعی اپنے وعدوں اور معاہدوں سے مکر گئے تو تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی، تمہاری قربانیاں رائیگاں چلی جائے گی، ساری جدوجہد بے نتیجہ ثابت ہوگی اور یہ تمہارے لیے اخلاقی موت ہوگی۔ دیکھو ریشما، میں ماضی کی باتیں دہرانے یہاں نہیں آیا ہوں، ان باتوں کو دہرانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، ہماری آپس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو تمہیں قبول کرنا ہوگا، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آپ کی ان باتوں میں زور زبردستی کی بو آتی ہے۔
ایسا ہی سمجھو، اور اگر مجھے زور زبردستی بھی کرنا پڑے میں دریغ نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا غرور بول رہا ہے، میں بول رہا ہوں یا میرا غرور؟ تم کو میری یہ بات مان لینی ہے یا نہیں، تم مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا۔ جتنی تم سختی کرو گے اتنی زیادہ میں تم سے متنفر ہو جاؤں گی، اور تم کو جاننا چاہیے نفرت ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے آگے آلات حرب بھی ناکارہ ہے۔ اگر میں تم کو حاصل بھی نہ کر سکوں گا لیکن تمہیں جینے بھی نہیں دوں گا، محمود کے قابل بھی نہیں رکھوں گا، میں تمہاری یہ جوانی داغدار کروں گا اور تمہارا یہ حسن نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے تو خود خیر نہیں مناؤ گے، تمہارا سکھ و چین چھین جائے گا، تمہارے دن پریشانی میں گزرے گا اور رات تذبذب میں، اور تو اور نقصان بھی بہت اٹھاؤ گے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اپنے لیے مصیبت مول لو گے۔ دیکھتے ہیں نقصان کس کا کتنا ہوتا ہے، مصیبت کون مول لے لیتا ہے، پریشانی اور تذبذب میں کس کی زندگی گزرے گی، میری بھی اور تمہاری بھی۔ جبری بٹی میں ہم دونوں جل جائیں گے۔ اگر تمہیں اپنے انجام کی پتہ ہے تو ضد اور ہردرمی کس بات پر؟ جسے تم ضد اور ہردرمی کہہ رہے ہو وہ میرا آدرش اور اصول ہے، اور اس بارے میں میرا کسی سے وعدہ ہے۔ میں جانتا ہوں محمود سے تمہارا وعدہ ہے، تم مجھ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اشوک، محمود کے ساتھ میں محبت ضرور کر رہی ہوں، لیکن میں شادی اس کے ساتھ بھی نہیں کروں گی۔ آپ سے زیادہ حق محمود کا مجھ پر بنتا ہے۔ البتہ تم دونوں میں ایک کے ساتھ بیاہ کر کے میں بر صغیر کو باعث نزاع نہیں بنانا چاہتی۔ ایک کی بن کر میں دوسرے کو نیچا دکھا کر دشمنی کا بیج نہیں بونا چاہتی، اس لیے ایک قربانی دے کر آزاد کنواری زندگی گزارنا چاہتی۔ اگر تم مجھے اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارنے نہیں دو گے تو میں اسے اپنی بدقسمتی اور تم دونوں کی زبردستی سمجھ لوں گی۔ زور زبردستی کسی وقت تک چل سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ اشوک، میرے باپ نے اپنے کرتوت سے اس قدر پگھلا دیا ہے کہ اگر تم انگلی ٹیڑھی کر کے بھی گھی نکالنا چاہو تو بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ وہ دیکھا جائے گا اور تمہیں دکھایا بھی جائے گا۔ اتنا کہہ کر اشوک لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے یہاں سے چلا گیا۔ اگلا سین، سوتیلے بھائی قاسم کی چھوٹی سی کرسی پر براجمان ہو کر ریشما کے باپ نے بڑے بڑے کام کرنے شروع کیے۔ گھر بار اور خاندان کی ترقی میں ایسی دوڑ لگا دی کہ واقعی انہوں نے 22 سال کی آوارہ گردی کی پوری کسر نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ 22 سال کی بھوٹ مٹانے کے لیے انہوں نے ایسے ہاتھ پاؤں مارے کہ ان پر لوٹ کھسوٹ، رشوت خوری اور کنبہ پروری کے الزامات لگے۔ 1975 کے اکاڑ سے جو لوگ دم بخود ہو کر سدھ بدھ ہی کھو چکے تھے، یعنی جو نیشنلیوں کی طرح بے غیرت، بے ضمیر اور بے حس نہ تھے، وہ رفتہ رفتہ سدھرنے لگے، اور جب ان کی سمجھ میں بات آ گئی ان کے اقتدار کے سوا ان کا لیڈر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، تو انہوں نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے احتجاج کا راستہ اپنایا۔ نوجوان پود کے ساتھ سکولوں اور کالجوں کے طلباء اور طالبات احتجاج پر اتر آئے تو ان کے پر قطرنے اور ان کی زبان بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے خوبصورت نام کا بدصورت ایکٹ لاگو کر دیا گیا۔ پبلک کی تحریر و تقریر کی آزادی، ظلم اور جبر اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کو سیفٹی یعنی حفاظت کا نام دے کر جو قدغن لگایا گیا، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی گئی اگر نوجوان نسل اپنی حرکات سے باز نہیں آتی تو ان کو دریائے جہلم میں پھینک کر پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ ریشما کے لیے اس قسم کا جارحانہ رویہ ایک زبردست جھٹکا تھا، چونکہ وہ روٹ کر الگ تھلگ بیٹھی تھی اور ماضی سے لے کر حال تک وہ ان کے کرتوت یاد کر رہی تھی۔ ایسے باپ کی بیٹی ہونے پر اسے صرف افسوس ہی ہو رہا تھا۔ اقتدار کی چاہت میں ایک باپ نے بیٹی کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کو مد نظر رکھ کر پچھلے 50 سال کے دوران ایک ایک کر کے اس کے سبھی ساتھی اس سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک دوست افضل بیگ ان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ قدرت کو شاید منظور نہ تھا پوری زندگی میں آخر دم تک کوئی اس کے ساتھ رہے، چنانچہ اپنے آخری دوست کو بھی بڑی بے مروتی سے اپنے دائرے سے خارج کر دیا، حتیٰ کہ ان کی جان لینے سے بھی کوئی درک نہیں کیا گیا۔ شیخ صاحب کے ہاتھوں ان کے آخری ساتھی کی اس درگت اور جان لیوا حملے کا ریشما نے ذرا بھی نوٹس نہیں لیا۔ افسوس تو اسے ضرور ہوا، البتہ وہ ان کے اس قسم کے انجام کے متمنی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے ان کا یہی انجام دیکھنا چاہتی تھی جو ریشما کو دھوکہ دینے میں ساتھ تھے۔ لہٰذا اس واقعے کو ریشما نے خاص کوئی اہمیت نہیں دی، البتہ وہ ان حالات جو دو قریبی ساتھیوں کی جدائی کا باعث بن گئے تھے ان کو جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ریشما کو بتایا گیا اصل میں یہ اشوک کا چوہے بلی کا کھیل ہے۔ پہلے انہوں نے شیخ کے پیچھے بخشی کو لگا دیا، پھر بخشی کے پیچھے صادق کو آزمایا۔ صادق جب جمنے لگا تو قاسم کو سامنے لگایا گیا، قاسم بھی الگ تھلگ ہو گیا تو اس کھیل کا نیا دور شروع کر دیا گیا۔ اب کی بار شیخ کے پیچھے بیگ کو لگا دیا گیا کہ ایک کی کرسی چھین کر دوسری کو اس پر اس امیدوار اور وعدے کے ساتھ بٹھاوے کہ وہ اشوک کے مفادات کا خیال رکھے۔
اور ان کا مدعا اور مقصد پورا کرے۔ چونکہ شیخ نے بیگ کو بخشی بننے نہیں دیا، لہٰذا اسے بڑی بے عزتی سے ادا کر دیا اور اسے اس قابل بھی نہ رکھا کہ وہ سر راہ ان کا بانڈا پھوڑ سکے۔ چونکہ بیگ کو عوام کے سامنے بانڈا پھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اور دھمکی بھی دی گئی کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی تو تمہاری خیر نہیں۔ بیگ نے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے نجی محفلوں میں اس خاندان کی داندنیوں، کنبہ پروری اور رشوت خوری کی داستانیں سنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ البتہ کسی نے بھی ان پر کان نہ دھرا، نہ زیادہ اہمیت دی اور نہ ہی اس کی سنجیدہ نوٹس لی، کیونکہ یہ سب وہ اس وقت کہہ رہے تھے جب اسے دھتکار کر تنظیم سے نکالا اور اقتدار سے بے داخل کر دیا گیا تھا۔ اپنے اور پرائیوں میں سے کسی ایک نے بھی بیگ کے ساتھ ہمدردی نہیں جتائی تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں ریشما کے ساتھ غداری، دغا بازی اور دھوکے بازی میں برابر کا شریک رہا ہوں، لہٰذا میرے احتجاج میں کوئی وزن نہیں۔ ریشما محسوس کر رہی تھی شیخ اور بیگ کی دوستی کے درمیان دراڑ اصل میں اس وقت پڑ گئی جب شیخ نے بیگ کو نظر انداز کر کے اپنے بیٹے فاروق کو جانشین بنانے کا اعلان کیا اور اس جانشین کے موقع پر ایک جشن منایا۔ خاندانی راج کے خلاف لڑنے والے لیڈر ان قوم نے جب خاندانی راج کے آغاز پر جشن منایا تو بیگ کو اپنے خاندان کی ناؤ ڈوبتی نظر آئی اور وہ اندر ہی اندر کڑتے رہے۔ اب انہوں نے ٹھان لی تھی میں اس خاندانی راج کو بیگ کنی کروں گا اور اس کام کے لیے اشوک کو اعتماد میں لوں گا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار سیاسی شکست کی موت مر گیا۔ انکل اور ماموں کے اس جہان سے چلے جانے کے بعد ریشما کو رہ رہ کر ان کی یاد آ رہی تھی۔ آج وہ اپنے ماموں صادق اور انکل بخشی کو یاد کر کے انہیں اپنے باپ پر ترجیح دے رہی تھی، مگر دونوں موجود نہ تھے۔ ریشما سوچ رہی ہے ان ایام میں جب وہ حیات تھے اور میرے پاس آ کر مجھے میرے باپ کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، میں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا جس پر میں ایمان کی حد تک اعتبار کر رہی تھی وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ باپ کی دشمنی کو یاد کر کے ریشما خود کو بڑی بدقسمت سمجھ رہی تھی، حالانکہ انکل اور ماموں نے بھی اسے کم دکھ نہیں دی تھی۔ اگلا سین۔ انتہا درجے کی ناراضگی اور جیتے جی شکل نہ دیکھنے کے ارادے کے باوجود اس کا باپ شیخ محمد عبداللہ جب اس دنیا سے رحلت کر گیا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑے مار مار کر رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ اس نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے، اس نے کپڑوں کو چاک کیا، اس نے نوچ نوچ کر اپنا زخمی چہرہ کر دیا۔ باپ کی جدائی میں وہ زار زار رونے لگی، وہ دیوانہ وار خود کو پیٹنے لگی۔ اس نے باپ کی موت پر واویلا کیا، باری تعالیٰ سے احتجاج بھی کیا۔ اس وقت ریشما واقعی ان کے تمام کرتوت، ان کی تضاد بیانی، ان کی غلط بیانی، ان کی دھوکہ بازی، دخا بازی، حتیٰ کہ ان کی غداری سب بھول کر صرف ان کے کارنامے یاد کر رہی تھی۔ ریشما محسوس کر رہی تھی آج ایک دور کا اختتام ہو رہا ہے، ایک تاریخ کا انت ہو رہا ہے اور زندگی کی دوڑ تو گویا تھم رہی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا گویا زندگی کی کہانی کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے اور نہ صرف زندگی کی رفتار تھم گئی ہے بلکہ یہ بے حس و حرکت بن گئی ہے۔ اپنے والد کی موت پر اسے لگا گویا سارا ماحول ماتم بنا رہا ہے، درندے پرندے اور چرندے سب ماتم کشا ہیں، آسمان رو رہا ہے، زمین آہو فغاں کر رہی ہے، درخت اور پودے اشک بہا رہے ہیں، ہر طرف سے ہر جانب سے اسے چیخو پکار سنائی دے رہی ہے۔ ریشما کو لگ رہا ہے دھرتی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، پتھر پگھل رہے ہیں، سڑکیں سنسان ہو رہی ہے، گلی کوچوں میں آہو فغاں جاری ہے، ہر جاندار شے آنسو بہا رہی ہے۔ مسلسل 3 دنوں تک آہوزاری، ماتم اور رونے دھونے کے دوران جنازہ آخری منزل کی طرف لے جانے کا کام شروع ہوا تو ریشما نے میت کو قبرستان کی طرف سر کر کے بلے خانے مسلسل 3 دنوں تک آہوزاری، ماتم اور رونا دھونا کرنے کے دوران جنازہ آخری منزل کی طرف لے جانے کا کام شروع ہوا تو ریشما نے میت کو قبرستان کی طرف سر کے بل لے جانے کے بجائے پاؤں کے بل لے جانے پر اعتراض کیا، مگر کسی ایک نے بھی ان کی نہیں سنی۔ وہ انہیں لاکھ سمجھانے لگی کہ اس طرح ان کے باپ کی میت کو پاؤں کے بل لے جانا بدشگونی ہوگی، مگر منتظمین جنازہ اسے اعزاز سمجھ رہے تھے، چونکہ آرمی اور سول شیخ محمد عبداللہ کی نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کی جسد خاکی دفنانے لے جا رہی تھی، لہٰذا اسلامی روایات کی کون پرواہ کرتا۔ ہو سکتا ہے اس میں قدرت کی بھی مرضی شامل ہو، بہرحال انہیں اس مزار پر پہنچا کر دفنایا گیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے جسد خاکی کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اس مزار کو ایک یادگار بنانے کے لیے اس کا ڈیزائن انہوں نے خود بنایا تھا۔ ایک شہنشاہ نے قوم کو کھنڈرات میں زندہ دفنا کر ڈل جھیل کے کنارے بنوایا اپنے لیے ایک حسین مزار۔ ڈل کے کنارے خوبصورت اور روح افزا مقام پر آخری قیام گاہ کا انتخاب اور اس پر یادگاری عمارات کا خواہش مند شہنشاہ شاید ان حالات سے قطعاً بے خبر تھا جو اپنی سیاسی زندگی میں انہوں نے پیدا کر دیے۔ انہیں شاید اس بات کا کبھی گمان بھی نہیں ہوگا کہ
इस खूबसूरत क़यामगाह पर यादगारी मज़ार में उनके जस्द खाकी की हिफाजत के लिए फोर्सेस तैनात करना पड़ेगी। अगर शेख साहब इन हालात से कतई बेखबर था और उन्हें इसका जरा भी गुमान न था तो यही कहा जा सकता है वो हरगिज़ दूर अंदेश सियासतदान नहीं था, और तो और वो एक नाकाम हुक्मरान था। जिन सियासतदानों और हुक्मरानों की नज़र मुस्तकबिल पर न हो, तारीख में वो नाम काम सियासतदान और नाकाम हुक्मरान है। जिन सियासतदानों और हुक्मरानों की नज़र मुस्तकबिल पर न हो, तारीख में वो नाम नाकाम सियासतदानों और नाकाम हुक्मरानों का है। नाकाम सियासतदान और नाकाम हुक्मरान होना इस रियाया की बड़ी बदबख्ती है जिसके हिस्से में नज़्म और नस्क चलाने के लिए आते हैं। रेशमा याद कर रही थी, एक रोज उसके बाप ने इक्तिदार से बेदखल होकर अशोक की बेवफाई और मेरी गुलामी की जिंदगी से मायूस होकर कहा था, नहीं, उन्होंने वसीयत की थी, जब कभी मेरी मौत आएगी तो मुझे गुलाम सरजमीन में दफनाने के बजाय मेरी लाश को समंदर में गर्क कर देना, क्योंकि गुलाम सरजमीन में मेरी रूह को करार नहीं मिलेगा। फिर हालात बदल गए, इक्तिदार बहाल हो गया, गुलामी आज़ादी बन गई, आज़ादी के साथ खुशहाली भी आ गई। फिर समंदर को भूल कर डल के किनारे बाद नसीम की हवाओं में आखिरी क़याम मुकर्रर किया गया। अपनी नई और दूसरी वसीयत के मुताबिक अपने मुकर्रर करदा मकबरे में दफन जरूर हुए, मगर रेशमा ने एक आह भर ली और मन ही मन में कहा, काश वो समंदर वाली वसीयत पर कायम रहे होते। वहां समंदर में उनकी जिस्द खाके के लिए पहरा रखने की कोई जरूरत न पड़ती, जबकि नए मज़ार पर इसकी जरूरत पड़ रही है। मज़ार के साथ जस्द खाकी की हिफाजती पहरे का क्या नाम दिया जाएगा? क्या इसे जैसा एजाज और मर्तबा माना जाएगा या इबरतनाक अंजाम? अब्बा जान की जुदाई के गम में निढाल रेशमा उनकी जिंदगी की उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। वो किस मिट्टी के बने थे और इनकी हकीकत क्या थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाती। नजरियाती तौर पर वो सही थे या गलत, अलबत्ता एक बात तो तय है कि वो तजाद बयानी के मुरक्कब थे। उनके दिल में एक बात होती थी और जुबान पर दूसरी। वो बड़े धोखाबाज और दगाबाज थे। झूठ उनकी सर्च में था। सच तो ये है, उनके अलकाब में भी जबरदस्त तजाद था। वो हरगिज शेर दिल नहीं थे। जाहो हशमत की कमजोरी ने उनको इतना बुज़दिल बना दिया था कि महाराजा से लेकर इंदिरा गांधी तक के सामने न सिर्फ गिड़गिड़ाए बल्कि रोए भी, जबकि अवामी जलसों में उनकी तकरीर गरजदार होती थी। जेल जाने का माहौल जरूर बनाते थे, मगर माफी नामा देकर नहीं, सरेंडर करके बाहर निकलते थे। कौम की आज़ादी को अपने इक्तिदार से मंसूब कर चुके थे। खानदानी राज के खिलाफ लड़ते लड़ते खानदानी राज के परवर बन गए। अपने जैसे जी अपने बड़े बेटे को जानशी मुकर्रर कर गए, जो एक ऐसी तारीखी गलती साबित हुई जो अलमनाक, अफसोसनाक, इबरतनाक और वहशतनाक अफवाह पर मुश्तमिल तारीख बन गई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये था शबनम क़य्यूम की नावल ये किसका लहू है कौन मरा का पहला बाब।